अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सबका आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। और आप सबको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। हमारा ये बहुत खूबसूरत और तोहफ़ा है गॉड की तरफ से। तो हम पूरे रमज़ान के बाद जो ये दिन आता है तो ये हमारे लिए खुशियों से भरपूर है। तो आप तमाम लोग भी हमारी खुशियों में शरीक हैं, तो हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत ईद मुबारक। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताएं कि कौन कौन अपने दोस्तों के पास ईद मुबारक बोलने गया है। दोस्तों जो मुस्लिम दोस्त हैं आपके, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि कौन कौन स्पेशली अपने दोस्तों के और पास। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो मुस्लिम हैं जिनकी ईद है, हमें कमेंट में ईद मुबारक कहें। सब मुस्लिम हैं सब लोगों को। हाँ, यानी वो तो बहरहाल हमारे लिए तो सब समझ लें कि जो है ना मोहब्बत के काबिल है, और हम सब लोग एक दूसरे के लिए जो है इसी तरह। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। हाँ। इंसानियत के बाद कुछ भी नहीं है। ये अच्छा, मैं एक बात हम जरूर यहाँ कहूंगी। हैं, हम पाकिस्तान में हैं, हम मुसलमानों के घर पैदा हुए तो ईद मनाते हैं। बिल्कुल। आप लोग हिंदू हैं, तो आप लोग दिवाली मनाते हैं, तो बस ये फर्क होली है। मनाते बाकी हैं। आपके भी वही हाथ, वही कान, वही गोश्त, आपकी नसों में भी वही खून बहता है जो हमारी नसों में बहता है। कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ किसी को। तो सब एक हैं, सब इंसान हैं। बाकी ये इत्तेफाक है कि हम ये हैं तो आप लोग हैं, ये कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारत की इकोनॉमी रफ्तार भर रही। इस बीच विदेश से पैसा घर भेजने के मामले में प्रवासी भारतीयों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने रेमिटेंस के जरिए देश में रकम भेजने का 2023 के आखिरी 3 महीने में एनआरआईज ने भारत में अपने घरों में 29 अरब डॉलर ट्रांसफर किए। ये रकम घरेलू अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद फायदेमंद है। विदेश से 2023-24 की तीसरी तिमाही में आए इन 29 अरब डॉलर को अब तक का सबसे बड़ा तिमाही ओवरसीज रेमिटेंस माना जा रहा है। ओवरसीज रेमिटेंस में वो फंड शामिल होता है जिसे विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। इसके जरिए देश का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD को कम करने में मदद मिलती है। इस रकम के असर से अक्टूबर दिसंबर 2022 के 2% के मुकाबले अक्टूबर दिसंबर 2023 में CAD घटकर 1.2% रह गया। ओवरसीज रेमिटेंस में बढ़ोतरी होने की वजह फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट का बढ़ना है। जैसे ही FCNR का रिटर्न बढ़ने लगता है, वैसे ही विदेशों में रहने वाले भारतीय के लिए बचत यानी डिपॉजिट ज्यादा मुनाफा कमाने का सौदा बन जाता है। भारत में अमेरिका से सबसे ज्यादा ओवरसीज रेमिटेंस आ रहा है। कोरोना महामारी के बाद से अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने सबसे ज्यादा पैसा देश में भेजा है, जो कुल रकम का 23% है। इसके पहले खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा पैसे भारत भेजे जाते थे, लेकिन अब वहां से पैसे आना कम हो गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रेमिटेंस हासिल करने में दुनिया भर में भारत सबसे आगे है। पिछले साल भारत को मिले ओवरसीज रेमिटेंस का आंकड़ा 100 अरब डॉलर का था। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में रेमिटेंस बढ़ने की एक बड़ी वजह कंपनियों का बेहतरीन ग्लोबल कारोबार है। इसके चलते उन्होंने अपने कर्मचारियों को जमकर बोनस बांटे। अमेरिका में दिसंबर में बोनस मिलते हैं, जिनसे प्रवासी भारतीयों के पास ज्यादा रकम भेजने के लिए पैसा जमा होने का अनुमान है। रेमिटेंस पर RBI के सर्वे के मुताबिक कुल रकम में से ज्यादातर का इस्तेमाल पारिवारिक जरूरतों के लिए किया जाता है। कुछ रकम को डिपॉजिट और निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तिमाही में रेमिटेंस बढ़ने की एक वजह यह भी है कि त्योहारों और शादियों की वजह से इस दौरान प्रवासी भारतीय काफी रकम अपने घर को भेजते हैं। खैर, रुपए की कमजोरी से बेअसर रहने की वजह से भी FCNR खाते प्रवासी भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में इनमें रकम भेजना NRIs के लिए फायदेमंद का सौदा होता है।
और भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर, इस रिकॉर्ड पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जी जनाब, तो मैं ये कहूँगा कि यार ये जो पॉलिसियाँ होती हैं, जो मुल्क की तरक्की होती है, मुस्कुरा रहे हैं आप, तो मुल्क की तरक्की होती है उसको देख के लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग एतबार करते हैं कि मैं अपने मुल्क में अपना पैसा भेजूँ। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि अपना ही बाहर अमेरिका में कमाने वाला इंडियन अमेरिका गया हुआ है, अमेरिका में बैंक अकाउंट खोल के अमेरिका में जमा कर रहा है। तो अक्सर पाकिस्तानी पैसे भेजते थे, अब नहीं भेज रहे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान वाला मामला जो है ना, डर और खौफ और ये सारी चीज़ें, मेरा पैसा सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा, तो अक्सर लोगों ने पैसा भेजना कम कर दिया है। उल्टा यहाँ मिसाल सुनने में आ रही है कि यहाँ उल्टा पैसा बढ़ रहा है, फॉरेन करेंसी लोग ज़्यादा भेजने लग गए। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया में वैसे ही मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में एक ऐसा गांव है जहाँ पे गांव है गुजरात में, जहाँ पे 17 बैंकें हैं। अच्छा, गांव में 17 बैंकें हैं और उस गांव अमीर तरीन गाँव है वो, और हर बैंक का पता नहीं अच्छा खासा अमाउंट है। वहाँ के गाँव के सारे लोग बाहर मुल्क में, तो वो बाहर अपने मुल्क में पैसा भेजना चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं। इनके अंदर अक्सर देखा है कि अपने कंट्री से मोहब्बत है। अच्छा, जब बाहर से पैसा डॉलर की शक्ल में आता है तो इससे मुल्क ग्रोथ होता है, इससे मुल्क की तरक्की होती है। मुल्क यानी यूँ समझ लो कि कहते हैं कि अगर आपके मुल्क की वेल्थ देखी जाती है तो आपके अपने पैसों से नहीं देखी जाती। आप तो अपना नोट बहुत सारा छाप लो, आपका रुपया है, आप रुपया जितना 5000 के नोट, हमारे पास मशीन लगी हुई है तो हम ज़्यादा ही पैसा छाप लें। आपकी मुल्क की वेल्थ देखी जाती है, आपके पास डॉलर कितना है, आपके पास जो डॉलर इस तरह दुनिया में चल रहा है, हर बंदा डॉलर पे इन्वेस्ट करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी मिसाल के तौर पर हमें कोई भी चीज़ लेनी है ना बाहर से, तो हमारा पाकिस्तानी रुपया थोड़ी लेंगे। वो क्या कहते हैं, क्या चाहिए हमें, डॉलर चाहिए। तो डॉलर हमारे पास कहाँ से आएगा, बाहर में जो लोग कमा रहे हैं वो लोग डॉलर की शक्ल में भेजेंगे। पाकिस्तान से जो बाहर जाएंगे वो जो इनकम करेंगे वो भेजेंगे, वो डॉलर की शक्ल में भेजेंगे। या फ्रीलांसर है जो फ्रीलांसर है। अब यही चीज़ इंडिया में हो रही है कि बाहर के लोग इंडिया पे पैसा भेजने लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिसियाँ देख के। तो क्या कहना चाहते हैं मुझसे पूछते हैं दोनों से? मैं तो कहूँगी अगर इंडिया में बाहर के पैसे आ रहे हैं और बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है वो, तो मोदी जी के ही वजह से हो रहा है। मोदी जी पॉलिसियाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, मोदी जी साथ पूरी टीम भी है, जाहिर सी बात है, लेकिन हेड करते हैं मोदी जी, जाहिर सी बात है। अभी फेस तो मोदी जी का है ना, फेस तो उसी से सारा सिस्टम, जी बिल्कुल सिस्टम उन्हीं से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब उन्होंने अपनी पॉलिसीज इतनी अच्छी बनाई है तो उन पॉलिसीज को फॉलो कर ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, तो वो अपना पैसा फिर भेज रहे हैं अपने मुल्क को, ताकि उनका मुल्क आगे ग्रोथ करे। बिल्कुल ऐसा ही है, तरक्की करे। असल में वो बात फिर हम तो घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जब यानी बुनियाद जब सही रखी जाती है ना, तो फिर बिल्डिंग हमेशा अच्छी बनती है। तो बुनियाद जो है जो रख दी गई है वहाँ पर, जो इंडिया की तरक्की का जो राज है, उसमें वहाँ के जो अवाम हैं, लीडरान हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन है। और उन सब ने मकसद ये कि एक तहैया कर लिया कि हमने अपने मुल्क को एक बड़ी ताकत के रूप में जो है बनाना है, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देनी है और एक ताकत भी वो करना है। तो कंट्री वाइज तो खैर उन्होंने अपनी जो भी हैं वो पॉलिसी वो की है, लेकिन आप देखें कि जब कंट्री की स्टेबिलिटी होती है और वहाँ पर यंग जनरेशन को जो है वो ग्रो किया जाता है और उनके गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी, तो वो लोग भी टैलेंटेड होते हैं। अब आईटी के शोबे में जितना इंडिया ने अपना, एक तो ये कि वो वहाँ से स्किल बना लेते हैं, फिर उसके बाद वो बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद जो पैसे, हाँ मेरा मकसद है कि जो पैसा वहाँ कमाते हैं तो अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अब वो पहले अगर मिसाल के तौर से $1 बनाते थे, अगर तो आज $10 है, क्योंकि उनकी टैलेंट भी बढ़ गया, आईटी में उनका नॉलेज और वो स्किल जो है वो बढ़ चुकी है और वो दुनिया में अपने आप, तो वो पैसा फिर उसके बाद अपने कंट्री के अंदर भेजते हुए उन्हें फ़ख्र भी महसूस होता है, क्योंकि जब मुल्क तरक्की कर रहा है, देखो यार बात ये कि कुछ भी हो, अनस्टेबिलिटी होती है, तो मुल्क अपने मुल्क से अच्छा कोई दुनिया में मुल्क नहीं होता है। ये लोग बदकिस्मत होते हैं जो अपने मुल्क के अंदर हालात और सर्कमस्टांसेस के तहत अपने मुल्क से जाके वापस नहीं आते। नहीं तो हर आदमी देखो ये एक यानी समझ लो दुनिया की एक हकीकत है
कि जानवर भी जो है अपने गले में खुश रहता है। तो ये जो है ये तो इंसान है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो वो अपने जो सिस्टम है हमारे एक पूरा यानी जो है अपना यानी आबा व अजदाद का है, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, पूरी फैमिली है, एक पूरा सिस्टम है, उसके तहत हम लोग नहीं सेट हो पाते। तो अपने मुल्क में अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात हो जाएं कि जिसकी वजह से अदरवाइज तो आप कहीं भी चले जाएं, अपने घर से बाहर चले जाएं, किसी अच्छी जगह पर अच्छे घर में चले जाएं, आपका दिल करता है कि बिस्तर मुझे मेरे ही चाहिए। घर पे वापस आके जो आप जितना रिलैक्स हो के भले साला छोटा सा घर हो और लेटने की जगह भी नहीं हो, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है तो ये तो एक वो वाली बात है, एक नेचुरल बात है। तो इसके अंदर बहरहाल ये कि ये तो और अच्छी बात है कि दुनिया से ज़र मुबादला आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी फाइनेंशियल और हाई पे होगी और उन्हें भी खुश फ़ख्र महसूस होगा। जब वो लोग देख रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, और आने वाले वक्त में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, मैं बहुत बड़ी बात करने लगूँ, अच्छे हो जाएं तो शायद जैसे दुबई में हम लोग कमाने जाते थे शायद इंडिया जाए, क्योंकि वहाँ की जनरेशन क्या करेगी पता है? मैं आपको बताऊँ वहाँ की जनरेशन क्या कर रही होगी भाई 20 साल बाद। आज जो पढ़ रहे हैं IT सीख चुके होंगे, वो पढ़ा रहे होंगे, नहीं ये लोग अच्छे जॉबों पे होंगे, अच्छी स्किल पे होंगे, और हमारे यहाँ से मजदूर तबका जाएगा पाकिस्तान से अगर हालात अच्छे हुए तो। यकीन करें जैसे सऊदी दुबई जाते थे, इंडिया जाके बिल्डिंगें बना रहे होंगे, यकीन करें, बस मुझे ऐसा लगता है। खैर आने वाला वक्त देखते हैं क्या होता है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए